देखो कल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हम लोगों ने एक फ्री रेडिकल को पूरा स्टडी किया था। हाँ फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस किया था, 3 डिग्री, 2 डिग्री। हाँ हाँ और उस स्टेबिलिटी ऑर्डर के पीछे एक रीजन पड़ा था कि जो 3 डिग्री या टर्शरी फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि उनके पास हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं। हाँ सी अल्फा एच बॉन्ड्स ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को लेकर। इसके अलावा ठीक है। बेंजाइल और एलाइल फ्री रेडिकल्स ये भी हाँ स्टेबल फ्री रेडिकल्स हैं, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी के पीछे रेजोनेंस इफेक्ट। फिनोमिना है या डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक। सेकंड जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट था कार्बोकैटायन, वो भी हाँ हमने डिस्कस किया था। कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी डिस्कस किया था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक। और कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी, ये जो ऑर्डर है टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन है। हाँ इस स्टेबिलिटी के पीछे, इस स्टेबिलिटी ऑर्डर के पीछे जो रीज़न था वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे। नंबर 1 एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट और हाइपर और कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दोनों फैक्टर मिलकर टर्शरी कार्बोकैटायन को सबसे ज़्यादा स्टेबल करते हैं। हाँ इसके अलावा कार्बोकैटायंस में भी हमने डिस्कस किया था कि जो बेंजाइल कार्बोकैटायंस हैं या एलाइल कार्बोकैटायंस हैं एलाइन। हाँ वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हैं। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू बेंजाइल या एलाइल कार्बोकैटायंस के पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाता है, डिस्पर्सल हो हाँ जाता है। ठीक है ना, तो ये सब हम लोगों ने कार्बोकैटायन हाँ। में डिस्कस किया था। ठीक। अब आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हम लोग ने इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन पढ़ा था, उस कार्बोकैटायन का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कार्बोकैटायन के पास जो और किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास नहीं है। ना तो ये प्रॉपर्टी फ्री रेडिकल के पास है और न ये प्रॉपर्टी आगे हम डिस्कस करेंगे कार्बो एनायंस उसके पास है। एक ठीक। कार्बोकैटायन हाँ जो इंटरमीडिएट है उसके पास एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक बहुत यूनिक टेंडेंसी है कार्बोकैटायन की, और वो टेंडेंसी है अपने आप को रीअरेंज करने की। कार्बोकैटायन में एक टेंडेंसी है टू रीअरेंज इटसेल्फ इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय H- शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, या मिथाइल एनायन CH3- या फिनाइल एनायन शिफ्टिंग के थ्रू फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, जरा इसको समझिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट कोई कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है, हाँ हाँ और ये कार्बोकैटायन नेचर वाइज प्राइमरी कार्बोकैटायन है या सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। हाँ किसी भी कार्बोकैटायन को, किसी भी कार्बोकैटायन के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा ले। अगर ऑप्शन है उसके पास, अगर कोई चांस बनता है, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन अपने आप को सेकेंडरी कार्बोकैटायन में चेंज कर सकता है, और अगर ऑप्शन है तो वो टर्शरी कार्बोकैटायन में अपने को चेंज कर सकता है, या सेकेंडरी कार्बोकैटायन अपने को टर्शरी में चेंज कर सकता है। यानी कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, इंप्रूव कर सकता है, अगर उसके पास ऑप्शन है तो। और वो कैसे इंप्रूव करेगा? कार्बोकैटायन के पास एक टेंडेंसी होती है वो अपने एडजेसेंट पोजीशन, जिसको सी अल्फा एच बॉन्ड आप कहते हैं, अपने हाँ। एडजेसेंट कार्बन यानी अल्फा कार्बन से या तो H- आयन को शिफ्ट कराकर, किसको शिफ्ट कराएगा? H- आयन को। H- क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसके, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ शिफ्ट होगा तो इसको हम कहेंगे H-। ठीक है। तो अपने एडजेसेंट पोजीशन से वो H- आयन को, हाइड्राइड आयन उसे कहते हैं, हाइड्राइड आयन को अब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर शिफ्ट करेगा। इससे क्या होगा कि हाँ ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला गया और पॉजिटिव हाँ। चार्ज डेवलप हो गया आपके इस कार्बन पे। तो ठीक मे है। भी जो आपका कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। लेकिन ये कब करेगा? अगर उसे लगता है कि ऐसा करने से हमें स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, यानी हम प्राइमरी से सेकेंडरी में, या सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो टर्शरी में, टर्शरी।
मतलब हमें स्टेबिलिटी अगर इम्प्रूव हो रही है, बढ़ने का कोई चांस है, तो वो ऐसा कर लेता है, कार्बोकेटायन के पास एक टेंडेंसी है। अब कैसे कर सकता है? अपने एडजेसेंट कार्बन से वो H माइनस को शिफ्ट करा सकता है। इसके अलावा वो हाँ अपने एडजेसेंट कार्बन से CH3 माइनस को, यानी उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर कोई मिथाइल ग्रुप है तो उस मिथाइल ग्रुप को विद इलेक्ट्रॉन यानी CH3 माइनस की शिफ्टिंग करा कर भी कर सकता है वो ऐसा। ठीक है। ठीक है। और हाँ इसके अलावा फिनाइल ग्रुप पीएच माइनस की शिफ्टिंग, यानी उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर कोई पीएच मतलब फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, उसके अच्छा। एडजेसेंट कार्बन हाँ पे अगर कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को हम पीएच या फिनाइल एनायन कहते हैं, तो वो अपने एडजेसेंट कार्बन से इस फिनाइल एनायन की भी शिफ्टिंग करा सकता है ऐसे। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ ठीक पीएच है। माइनस, यहाँ शिफ्टिंग करा देगा। ठीक है। हाँ इस शिफ्टिंग से क्या होगा कि फिनाइल ग्रुप जो आपका था वो यहाँ बॉन्डेड हो गया ऐसे। ठीक है। और जो प्लस था वो कहाँ डेवलप हो गया? वो यहाँ डेवलप हो जाएगा। इसका प्लस, ये वाला प्लस रिमूव हो जाएगा। तो ठीक। कार्बोकेटाइन में एक टेंडेंसी है अपने आप को रीअरेंज करने की या अपने आप को मोर स्टेबल करने की। किस फिनोमिना के थ्रू? हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू, यानी H माइनस शिफ्टिंग के थ्रू, मिथाइल एनायन शिफ्टिंग के थ्रू, CH3 माइनस की शिफ्टिंग के थ्रू, या फिनाइल एनायन यानी पीएच माइनस फिनाइल। शिफ्टिंग के थ्रू। कहां से? एडजेसेंट कार्बन से। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैंने बनाया, इस एग्जाम्पल में देखिए तो जो आपका ये जो कार्बन है, ये जो कार्बोकेटायन है, ओरिजिनल जो कार्बोकेटायन है, ये नेचर वाइज देखिए तो एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है। यहाँ पर हाँ देखिए प्लस चार्ज किसके ऊपर? इस कार्बन पे है। हाँ ये कार्बन नेचर वाइज केवल एक ही कार्बन से तो जुड़ा हुआ है इससे, हाँ। तो ये कैसा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी। प्राइमरी। ठीक है। अब इस कार्बोकेटायन में हाँ क्या हुआ कि यहाँ से H माइनस यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम था वो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ H माइनस के फॉर्म में यहाँ पर शिफ्ट कर गया। ठीक है। ठीक। तो हाँ स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ से 3 CH, यहाँ से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गए, पहले 2 थे। हाँ अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पे एक बॉन्ड हो गया, CH बॉन्ड। हाँ। और जबकि इस कार्बन पे जहां से हाइड्रोजन आ रहा है, H प्लस आ रहा है, वहां पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस। प्लस आ गया। और जब यहाँ पर प्लस आ गया तो ये कार्बन कैसा है नेचर वाइज अगर आप बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में? तो टर्शरी। टर्शरी है। तो एक प्राइमरी कार्बोकेटायन ने अपने आप को किसमें चेंज कर लिया? टर्शरी में। टर्शरी कार्बोकेटायन में कर लिया। ठीक है ना। किस शिफ्टिंग के थ्रू की हाँ अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से H माइनस की शिफ्टिंग, हाइड। तो ये हाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग का केस है। ठीक। ठीक है ना। हाइड्राइड हाँ शिफ्टिंग, ये कैसा शिफ्टिंग है? यहाँ लिखा हुआ है हाइड्राइड शिफ्टिंग इन कार्बो। हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो किसी भी कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है और उस कार्बोकेटायन को लगता है कि हम अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो वो अपने एडजेसेंट कार्बन से H माइनस की शिफ्टिंग के थ्रू, CH3 माइनस की शिफ्टिंग के थ्रू या पीएच माइनस शिफ्टिंग के थ्रू अपने आप की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा। ये फीचर है कार्बोकेटायन। लेकिन ये फीचर फ्री रेडिकल्स में या कार्बन आयंस में नहीं। मान लीजिए प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है तो वो प्राइमरी ही रहेगा, वो सेकेंडरी में या टर्शरी में अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है, उसमें ये उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं नहीं। होती है। ठीक है ना। हाँ ये यूनिक नेचर है केवल कार्बोकेटायंस का है। तो बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या होता है कि कार्बोकेटायन बना इंटरमीडिएट में, मान लीजिए प्राइमरी कार्बोकेटायन बना, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाने से पहले वो प्राइमरी कार्बोकेटायन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। हो सकता है कि वो प्राइमरी कार्बोकेटायन अपने आप को पहले सेकेंडरी में या टर्शरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर ले और वो सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटायन आगे चलकर प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट बनाना। तो कई बार हाँ ऐसा होता है जहां भी कार्बोकेटायन का इन्वॉल्वमेंट होता है एज एन इंटरमीडिएट, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग मिलता है हमें। वो इसीलिए क्योंकि बीच में जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना, वो कार्बोकेटायन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उस कार्बोकेटायन ने अपने आप को चेंज कर लिया। चेंज कर लिया। हाँ तो आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग हो जाता है क्योंकि बीच में कुछ चेंजेस हो गए जो आपको नहीं पता है। ठीक है। ठीक है। अब ये कौन सी हाँ शिफ्टिंग है? H माइनस शिफ्टिंग है ये। अब ठीक है। देखिए मैंने एक केस यहाँ पर और दिखाया है, इसको देखिएगा। सेकंड केस देखिएगा, यहाँ भी एक कार्बोकेटायन बना। इस हाँ कार्बोकेटायन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज है ना। हाँ। ये कार्बोकेटायन, ये कैसा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी कार्बोकेटायन है कि सेकेंडरी प्राइमरी। कार्बोकेटायन? प्राइमरी है। और इसके एडजेसेंट कार्बन पे देखिए 3 मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड थे। हाँ उसमें से एक मिथाइल ग्रुप को
विद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी CH3 माइनस के फॉर्म में उसने शिफ्ट कर दिया यहाँ। हाँ CH3 माइनस की शिफ्टिंग के बाद देखो ये CH3 इधर बॉन्डेड हो गया जो ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं। हाँ इस कार्बन का प्लस चार्ज नील हो गया और प्लस किस पे आ गया, इस कार्बन पे आ गया। हाँ ये कार्बन नेचर वाइज कैसा हुआ, टर्शरी। यहां से देखिए आया हाँ क्या? यानी एक प्राइमरी हाँ कार्बन हाँ ने अपने आप को किसमें चेंज कर लिया, टर्शरी में। टर्शरी कार्बोकेटायन में। ये कौन सी शिफ्टिंग है, ये मिथाइल शिफ्टिंग है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ तो ये कार्बोकेटायन की एक यूनिक टेंडेंसी है और इसीलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसी यूनिक टेंडेंसी की वजह से कई बार ऐसा होता है, इसी यूनिक टेंडेंसी का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, पढ़ो जरा। This is why in some cases where carbocations are formed as intermediate, the actual product of sometimes different from the expected product. This happens because of the rearrangement of intermediate, less stable carbocation to more stable carbocation before forming products. मतलब बात समझ में आई? हाँ मतलब कई बार इस रीअरेंजमेंट का इस रीअरेंजमेंट का इफेक्ट ये होता है कि कई बार ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो आपके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से अलग होता है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन ओरिजिनल जो कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट बना वो ओरिजिनल कार्बोकेटायन प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, बल्कि वो अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अरेंज कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसका एक एग्जाम्पल भी देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है ना। अगर आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखिए तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को जरा हम देखते हैं। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखो तो यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिखा है CH3 होल थ्राइस C CH2Br है ना। हाँ उस पे KOH एक्वस KOH का अटैक हो रहा है। एक्वस KOH का मतलब हो गया KOH के अंदर हो गया K प्लस और OH OH माइनस। तो OH माइनस का इस पे अटैक हो रहा है, वो ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ब्रोमीन यहाँ पर बॉन्डेड है, हाँ तो OH माइनस जो इसको रिप्लेस करेगा वो भी यहीं पर आना चाहिए। Br को रिप्लेस हाँ तो जहां पर Br है वहीं पर तो OH आना चाहिए। हाँ तो जो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए CH3 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 C, ये सब ऐसे ही रहेगा। CH2 भी ऐसे हाँ, बस Br की जगह OH। हमें प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए था। हाँ लेकिन जरा आप प्रोडक्ट को देखिए, यानी हमें OH जो मिलना चाहिए था वो CH2 वाले कार्बन पे मिलना चाहिए था। हाँ लेकिन अभी देखिए OH मिल रहा है यहाँ पे, ब्रोमीन वहां था जबकि रिप्लेस करके OH यहाँ पर आया, प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ प्राइमरी कार्बन पे ब्रोमीन था तो इसी प्राइमरी कार्बन पे OH आना चाहिए था सब्स्टिट्यूशन। हाँ लेकिन OH कहाँ आ रहा है, टर्शरी कार्बन पे आ रहा है, ठीक। जबकि टर्शरी कार्बन पे तो ब्रोमीन था नहीं। हाँ ठीक है ना। तो अब ऐसा क्यों हुआ, हाँ हमारी एक्सपेक्टेशन से या हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से अलग कैसे हुआ, मैकेनिज्म देखिए जरा। मैकेनिज्म में क्या हुआ, यहाँ पर CH3 होल थ्राइस CH2Br था, इसमें क्या हुआ, इस ब्रोमीन का ये बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ इस बॉन्ड का, हाँ और यहाँ से Br माइनस अलग हो गया ये, ठीक है। और इस कार्बन पे कैसा आ गया, प्लस चार्ज आ गया, मतलब एक कार्बोकेटायन बना। ठीक। कैसा कार्बोकेटायन बना, प्राइमरी। प्राइमरी। लिखा है फ्री रेडिकल नहीं होगा, ये कार्बोकेटायन बना, प्राइमरी कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल गलत लिखा है ना। लेकिन कार्बोकेटायन में एक टेंडेंसी अपने आप को रीअरेंज करने की। अभी क्या होता है, अगर ये जो हमारे पास कार्बोकेटायन बना है, अगर इसी कार्बोकेटायन पे OH माइनस अटैक कर लेता, मतलब रीअरेंजमेंट इसका नहीं होता और इसी कार्बोकेटायन पे OH अटैक कर लेता, तो आपको यहीं पर OH अटैच हो जाता, प्रोडक्ट मिल जाता। हाँ लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये जो कार्बोकेटायन हमें मिला है उस कार्बोकेटायन में अगले स्टेप में देखिए, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले उसने अपने अंदर मिथाइल शिफ्टिंग करी, अपने एडजेसेंट कार्बन से मिथाइल एनायन को यहाँ शिफ्ट कराया। हाँ और देखो ये मिथाइल एनायन यहाँ शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया इस CH2 के साथ, हाँ प्लस चार्ज आपका यहाँ पर डेवलप हो गया। ठीक है ना। तो ये शिफ्टिंग हो गई, प्राइमरी कार्बोकेटायन का इंटरचेंज हो गया किसमें, टर्शरी कार्बोकेटायन में, टर्शरी में। हाँ कार्बोकेटायन में, ये फ्री रेडिकल गलत लिखा हुआ है। ठीक है। और फाइनली हाँ उसी टर्शरी कार्बोकेटायन पे OH माइनस ने
अटैक किया। अटैक किया, तो जहां पर प्लस चार्ज उसने देखा वहीं पर अटैक किया, यहाँ प्लस चार्ज देखा यहाँ उसने अटैक किया, प्रोडक्ट आपको मिल गया। ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, आपके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट से अलग क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट बने उन्होंने अपने आप को क्या किया, चेंज कर लिया। कर लिया। हाँ, रीअरेंज। कार्बोकेटाइन के पास है, कोई भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन अपने आप को सेकेंडरी में, या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अपने आप को टर्शरी में, या सीधे प्राइमरी भी अपने आप को टर्शरी में चेंज कर सकता है अपने एडजेसेंट कार्बन से H- की या CH3- की शिफ्टिंग के थ्रू। हाँ, लेकिन ये फीचर केवल और केवल किसके पास है, कार्बोकेटाइन। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइंस होते हैं, कार्बोकेटाइंस जहां पर बनते हैं वहां पर कई बार आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग मिलता है। ठीक है। ये कार्बोकेटाइन का एक यूनिक नेचर है, हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल एनायन शिफ्टिंग के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने। अब ठीक। हमारे पास थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बो एनायन। तो जैसे कार्बोकेटाइन है वैसे कार्बो एनायन है, नाम से क्लियर है, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज। हाँ, तो कार्बो एनायन का मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जो कार्बो एनायंस है ये ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जिसमें नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम हो, ठीक है। ठीक। इसके अलावा जो कार्बो एनायंस है वो लाइक कार्बोकेटायंस हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से बनेंगे। ठीक है। जैसे कार्बोकेटायन हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, वैसे कार्बो एनायंस भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कार्बो। से ही इनका हाँ, फॉर्मेशन होता है, ठीक। ठीक है ना। नेक्स्ट ये कि ये हाँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। कार्बोकेटायन कैसे थे, sp2। हाँ, और ये sp3 होते हैं। इनके वैलेंस शेल में ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बोकेटायन में कितने थे, 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 2 2 करके वो सब पेयर्ड फॉर्म में होंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये जो कार्बो एनायंस है ये भी डाई मैग्नेटिक इन नेचर होंगे। ठीक है। कार्बो एनायंस, कार्बोकेटायन भी डाई मैग्नेटिक थे, ये प्रॉपर्टी कार्बोकेटायन में भी थी। कार्बोकेटायन भी मैग्नेटिक नेचर देखेंगे तो डाई मैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक। हाँ। फ्री रेडिकल्स जो थे वो पैरामैग्नेटिक थे। हाँ। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बोकेटायन में sp2 होता है, कार्बो एनायंस में sp3 होता है, sp3। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये कार्बो एनायंस के फीचर्स हैं। अब जरा देखेंगे कार्बो एनायंस को, अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने दिखाए, जैसे ये मिथाइल कार्बो एनायन है CH3-, ये इथाइल कार्बो एनायन है CH3CH2-, ये n प्रोपाइल कार्बो एनायन है, ये आइसोप्रोपाइल कार्बो एनायन है, ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो एनायन है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ कार्बो एनायंस हैं आपके पास, मिथाइल कार्बो एनायन, इथाइल कार्बो एनायन। कार्बो एनायन को कार्बेनियम भी कहते हैं, ठीक है। ठीक। हाँ। तो यहाँ पर देखो सब पे निगेटिवली चार्ज कार्बन है ना, मतलब किसी कोई भी ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें निगेटिवली चार्ज कार्बन एटम हो वो कार्बो एनायन हो गया। ठीक है। अब जैसे कार्बोकेटायन होते हैं वैसे कार्बो एनायन भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं। हाँ। मतलब किस टाइप के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर प्राइमरी नेचर ऑफ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो प्राइमरी कार्बन आयन। हाँ। सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेकेंडरी कार्बन आयन, हम्म। ठीक है ना। क्लियर, तो ये हाँ। भी प्राइमरी, सेकेंडरी, हाँ। टर्शरी टाइप के हो सकते हैं। अब ठीक इनका है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कार्बन आयंस का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन आयंस का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। ये ऑर्डर उल्टा है। जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट रिवर्स है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन या स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल। हाँ। वहां पर ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल्स में और टर्शरी, कार्बोकेटायंस में, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो मतलब फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन में टर्शरी फ्री रेडिकल या टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि कार्बो एनायन के केस में प्राइमरी नेचर ऑफ कार्बो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमने यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मिथाइल कार्बो एनायन ये सब बना रखे हैं। तो हाँ। देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मिथाइल कार्बो एनायन, है ना। हाँ। उसके बाद प्राइमरी, फिर प्राइमरी से लेस स्टेबल सेकेंडरी और टर्शरी लीस्ट स्टेबल है। क्लियर। अच्छा। हाँ। हाँ। और एक बात जो हम शुरू से कह रहे हैं कि जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है यही इनका ईज ऑफ फॉर्मेशन है। यस, ईज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है
कि इनका बनना कितना आसान होगा, वो भी ऑर्डर यही है। आसान। मतलब जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट, जैसे प्राइमरी कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल है, तो इसका सेंस ये भी हुआ कि प्राइमरी कार्बो एनायन, अगर रिएक्शन में प्राइमरी कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होना है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। हाँ। और कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें टर्शरी कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होना है एज एन इंटरमीडिएट, वो रिएक्शन स्लो होगी, उसकी स्पीड। ठीक है। जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, इसका मतलब वो उतना ही फास्ट या उतना ही इजीली वो फॉर्म होगा रिएक्शन में। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर या कह लो ईज ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये तो कई बार कह चुके हैं। हाँ। अब जरा एक्सप्लेनेशन को देखिए, ऐसा क्यों है, स्टेबिलिटी ऑर्डर के पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे जो रीजन है वो है प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। कार्बोकेटाइंस में जैसे था, देखिए एल्काइल हाँ। ग्रुप कैसे इफेक्ट लगाते हैं, यहाँ पर समझते हैं जरा। यहाँ देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमने सब कार्बो एनायन बना रखी, ये टर्शरी कार्बो एनायन है, ठीक है। ठीक। तो टर्शरी हाँ। कार्बन आयन का मतलब ये हो गया कि जो हमारा नेगेटिवली चार्ज कार्बन है उससे 3 एल्काइल ग्रुप्स या 3 कार्बन चेन्स बॉन्डेड होंगे। हाँ। एल्काइल ग्रुप्स कैसा इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई, हाँ। है ना। तो ये इधर से जब हाँ। प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को। हाँ। जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, जब इसको नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा तो इस कार्बन पे जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन था उस पे आप नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं ना, मतलब डिस्पर्स हाँ। नहीं कर रहे हैं चार्ज को, बल्कि चार्ज को और ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ज्यादा वहां पर इंटेंसिफाई कर रहे हैं। हाँ। समझ में आई बात? ऐसे हाँ। यहाँ से जो प्लस आई इफेक्ट आएगा, ऐसे यहाँ से जो प्लस आई इफेक्ट आएगा, ये सारे प्लस आई इफेक्ट मिलकर इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, बढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ चार्ज का एक्यूमुलेशन या चार्ज का इंटेंसिफिकेशन। ठीक है। तो ये तो सिस्टम को डीस्टेबलाइज करेगा ना। हाँ। आप चार्ज को डिस्पर्स कर लेते तो वो स्टेबल होता सिस्टम, ठीक है ना। हाँ। तो हाँ। हाँ। क्योंकि तीन तरफ से 3 एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ज्यादा है और इसीलिए उतना ही वो लेस स्टेबल है। ठीक है। सेकेंडरी में क्या है कि 2 ही प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, तो यहाँ भी एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो कम है। हाँ। प्राइमरी में क्या है, केवल एक ही प्लस आई इफेक्ट है। एक ही। और CH3 हाँ। माइनस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी प्लस आई इफेक्ट इसको नहीं मिल रहा, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ। तो अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन में क्या था, एक चीज जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कार्बोकेटाइन में हाँ। यही प्लस आई इफेक्ट आपको सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन में कैसा चार्ज था, यहाँ प्लस था। कार्बोकेटाइन में हाँ। प्लस चार्ज था ना। तो जब इस हाँ, तो ये न्यूट्रल कर दे रहा था। प्लस चार्ज को जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा था तो वो इस चार्ज को कम कर रहा था। हाँ। लेकिन अभी कैसा चार्ज है, माइनस, और बढ़ा माइनस देगा। चार्ज है, तो इसलिए जो आपका प्लस आई फैक्टर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो उल्टा और ठीक। नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में भी प्लस आई फैक्टर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन में भी प्लस आई फैक्टर है, लेकिन कार्बोकेटाइन के लिए जो प्लस आई फैक्टर है एल्काइल ग्रुप्स का वो फेवरेबल है, ज्यादा स्टेबल। हाँ। वो फेवरेबल फैक्टर है। जबकि कार्बो एनायंस के लिए जो प्लस आई फैक्टर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स है वो फेवरेबल नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ। तो रीजन समझ में आ गया ऐसा क्यों। हाँ। अब इसके अलावा आप जैसे वहां पर हम लोग पढ़ते थे रेजोनेंस इफेक्ट का एक एप्लीकेशन बेंजाइल और एलाइल कार्बोकेटाइन के केस में, हाँ। ऐसे ही यहाँ पर भी बेंजाइल और एलाइल कार्बो एनायंस ये स्टेबल कार्बो एनायंस में आते हैं। यहाँ पर प्लस आई फैक्टर काम नहीं करता, यहाँ पर जो फैक्टर काम करता है वो है रेजोनेंस इफेक्ट, जैसे कार्बोकेटाइंस में था। अच्छा। मतलब बेंजाइल और एलाइल कार्बो एनायंस यहाँ भी स्टेबल कार्बो एनायंस है। एक चीज बहुत जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब हम फ्री रेडिकल्स पढ़ रहे थे, हाँ। तो चाहे हम फ्री रेडिकल्स की बात करें, चाहे हम कार्बोकेटायंस की बात करें, और चाहे अब हम कार्बो एनायंस की बात कर रहे हैं, इन तीनों ही रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में एक चीज बहुत कॉमन है, वो ये कि बेंजाइल और एलाइल टाइप के जो फ्री रेडिकल्स हैं उन सब में रेजोनेंस इफेक्ट।
उन तीनों में, चाहे वो बेंजाइल और एलाइल फ्री रेडिकल्स हों, चाहे वो बेंजाइल और एलाइल कार्बोकैटायंस हों, चाहे वो बेंजाइल और एलाइल कार्बो एनायन। बेंजाइल और एलाइल टाइप के जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं वो स्टेबल है, और उनकी स्टेबिलिटी के पीछे रेजोनेंस फिनोमिना है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई इफेक्ट या ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है वहां। ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, वो भले ही कार्बोकैटायन से अलग हो, लेकिन बेंजाइल और एलाइल कार्बो एनायन भी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की तरह ही ये स्टेबल कार्बो एनायंस है रेजोनेंस फिनोमिना। ठीक है। जरा देखिए, मैंने यहाँ पर बेंजाइल कार्बो एनायन का बनाया है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और रेजोनेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट कॉन्जुगेट सिस्टम इसके पास बन रहा है, ये इसको डोनेट कर रहा है। तो अगले स्टेप में क्या हो गया, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन साथ में साइमल्टेनियसली, ये बॉन्ड इधर से फ्री हो रहा था, तो नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है। फिर वो नेगेटिव आगे मूव कर रहा है, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ, नेगेटिव यहाँ आ गया। फिर इस मूवमेंट के बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक। तो अगर हम हाइब्रिड बनाएंगे तो आप देखिए, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल सब में पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज केवल यहाँ पर था, अब वो इन चार पोजीशंस के बीच में क्या हो गया, बट डिवाइड हो गया। इसी डिस्पर्सल ऑफ चार्ज कहते हैं हम लोग। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल गया हमारे बेंजाइल कार्बो एनायन को। ऐसे देखिए, ये एलाइल कार्बो एनायन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है एलाइल कार्बो एनायन में, तो यहाँ पर क्योंकि इसे भी कॉन्जुगेट सिस्टम मिल रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस काम करेगा। कैसे कॉन्जुगेट सिस्टम मिल रहा है, ये सिग्मा एंड सेकंड वन इज पाई, तो कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है। ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो रहा है। तो अगले स्टेप में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब आप हाइब्रिड बनाएंगे तो दोनों कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, मतलब जो नेगेटिव चार्ज एक एटम के पास था, अब वो डिस्पर्स होके वो शेयर्ड हो गया दोनों एटम के बीच में। ठीक है। इसने सिस्टम को स्टेबल कर दिया। ठीक है, तो ठीक है। और एलाइल कार्बन आयन यहाँ स्टेबल। अच्छा, बेंजाइल कार्बो एनायन अगर स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, बेंजीन रिंग के रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे जितने ज्यादा बेंजीन रिंग होंगे उतना ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगा इसे, और वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात भी समझ में आ रही ना। यहाँ पर लिखा हुआ ये, जितने ज्यादा बेंजीन रिंग बॉन्डेड होंगे नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे, वो उतना ही उसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देंगे। अब जैसे इस एग्जांपल को देखिए आप, ये जो कार्बो एनायन है उसमें नेगेटिवली चार्ज कार्बन से 3 बेंजीन रिंग बॉन्डेड है। तो इसे 3 बेंजीन रिंग्स का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। इसको 2 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। और इसको 1 बेंजीन रिंग का। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नंबर 1 को सबसे ज्यादा मिला। अब अगर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये जो कार्बन है नेगेटिवली चार्ज, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और इधर भी कार्बन है। वैसे अगर हम नेचर वाइज बात करें तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो टर्शरी कार्बन है। ठीक है। और टर्शरी कार्बो एनायन सबसे कम स्टेबल होते हैं। लेकिन टर्शरी कार्बो एनायन सेकेंडरी कार्बो एनायन से ज्यादा स्टेबल है, और सेकेंडरी वाला प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है ना। क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाला फैक्टर नहीं है, रेजोनेंस। ये भले ही टर्शरी है, लेकिन इसके स्टेबल होने के पीछे रेजोनेंस इफेक्ट है बेंजीन रिंग का। ठीक है। तो जो हम जनरल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन आयन की बात करते हैं, जहां पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, वहां पर प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है। ठीक। लेकिन अगर कोई कार्बन आयन है उसको रेजोनेंस इफेक्ट मिल रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, तो वो स्टेबल होगा, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्शरी। ठीक है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एक अलग फैक्टर है। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इंटरमीडिएट है। अब एक छोटा सा इंटरमीडिएट है कार्बीन, बहुत कम ऑर्गेनिक, मेनली जो मेजर इंटरमीडिएट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, वो आपके फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बो एनायंस हैं।
ठीक है। कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शंस में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बीन, ठीक बहुत ही है। लिमिटेड रिएक्शंस हैं। कार्बीन कैसा इंटरमीडिएट है? कार्बीन एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल्स की तरह है, लेकिन फ्री रेडिकल और इसमें डिफरेंस ये होता है कि फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास, एक ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना। हाँ हाँ। कार्बीन्स में एक ऐसा कार्बन होगा जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर फ्री होगा, वो कार्बीन है। कार्बीन को हम लोग कहते हैं, कार्बीन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जैसे फ्री रेडिकल्स में होता है, बल्कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। पेयर, हाँ ठीक। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक। तो एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस शेल में, लाइक कार्बोकैटायंस, लेकिन हाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है। कार्बीन्स बहुत लिमिटेड केसेस है जहां पर फॉर्म होते हैं फोटोलिसिस के थ्रू, यानी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है, या पायरोलिसिस यानी जो थर्मल हीटिंग के वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है वहां पर मिलता है। ये 3 ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पर कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, जैसे CH3N2 का डिकम्पोजिशन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का डिकम्पोजिशन और क्लोरोफॉर्म का डिकम्पोजिशन। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म जो डिकम्पोज होता है, कई ऐसी रिएक्शंस है जहां क्लोरोफॉर्म के डिकम्पोजिशन के बाद CCl2 मिलता है। ये CCl2 विद इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है आपको? हाँ ये कार्बीन हुआ CCl2 विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ये कार्बीन हुआ। क्लोरोफॉर्म से ठीक। कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी रिएक्शंस ऐसी पढ़ेंगे। ये कार्बीन ठीक। मेनली 2 टाइप का होता है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, सिंगलेट और ठीक। ट्रिपलेट दो हाँ टाइप का, कार्बीन भी 2 टाइप का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट किसको कहते हैं? ये जो हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है ना। हाँ। अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं पेयर फॉर्म में, एक साथ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, तो ये हो गया आपका ट्रिपलेट कार्बीन। और अगर ये अच्छा। दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं, यानी एक साथ पेयर्ड नहीं रहते हैं, तो ये हुआ सिंगलेट कार्बीन। ठीक है। सिंगलेट कार्बीन में ये दोनों जो पेयर, जो दोनों इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देख अलग रहे होते हैं, हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में रहेगा, यानी एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक। और ट्रिपलेट कार्बीन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ पेयर्ड फॉर्म में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे, वो ट्रिपलेट कार्बन, वो हो गया आपका, सॉरी ट्रिपलेट वो सिंगलेट कार्बन। कार्बीन हुआ। मतलब एक साथ रहेंगे तो सिंगलेट है, अलग अलग रहेंगे तो ट्रिपलेट है, सॉरी। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक डायग्राम मैंने दिखाया है ना, हाँ तो यहाँ पर कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये अलग अलग ऑर्बिटल में दिख रहे हैं आपको। हाँ। तो ये कैसे हुए? ये ट्रिपलेट कार्बीन है। ट्रिपलेट कार्बन। मतलब एक लोन पेयर तो है इसके पास, लेकिन उस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं है। ये है तो ओवरऑल ठीक। लोन पेयर, लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। ठीक है। हाँ हाँ। सिंगलेट में क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ एक ही ऑर्बिटल में होगा। ठीक। जब ये एक साथ होंगे तो एक दूसरे को रिपल भी करेंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ। तो जब इनके बीच में रिपल्शन लगेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी एक सिंगलेट कार्बन हमेशा एक ट्रिपलेट कार्बन से लेस स्टेबल होता है। ठीक है। बात समझ में आई क्यों? हाँ। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड है ना। हाँ। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन, इसके यही 2 बॉन्ड, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, इसको हम पेयर नहीं मान सकते क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक। तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, और 2 बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग ये अपना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन मिलता है यहाँ पर कार्बन का। ट्रिपलेट कार्बन का जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। क्योंकि इसको हम पेयर नहीं मान सकते। ठीक है। हाँ। यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड पेयर ये मिला इसको, एक बॉन्ड पेयर ये मिला, और एक लोन पेयर ये मिला, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। हाँ। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है ये। ठीक है। ठीक है। और डिफरेंस समझिए, हाँ। ट्रिपलेट जो कार्बन होता है उसका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है,
सिंगलेट कार्बिन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज, उसमें sp2 तीन हाइब्रिड हाइब्रिडाइज होता ऑर्बिटल होते हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर है। है, लोन पेयर। हाँ इसमें दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ट्रिपलेट वाले में जो बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। ठीक है। हाँ sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है लीनियर शेप और sp2 का मतलब होता है ट्रायंगल प्लेनर। हाँ तो जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो लीनियर ज्योमेट्री का होता है, मतलब एक लाइन में। ठीक है। जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायंगल ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर। तो ये भी डिफरेंस हुआ। ठीक। ठीक। देखिए हाँ ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बिन, इन दोनों में कार्बिन का मतलब है एक ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक। अच्छा एक बात और डिफरेंस समझिएगा, ट्रिपलेट कार्बिन में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड नहीं है, अलग अलग ठीक है। ऑर्बिटल में है ना ट्रिपलेट कार्बिन में। हाँ हाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है कि नहीं। हाँ। तो ये नेचर वाइज पैरामैग्नेटिक होगा अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो। ठीक है। सिंगलेट कार्बिन में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ पेयर्ड फॉर्म में है। हाँ तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा इसका। डायमैग्नेटिक। हाँ तो डिफरेंस समझिए ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल कार्बिन है क्योंकि उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है तो वो रिपल नहीं करते एक दूसरे को। हाँ सिंगलेट लेस स्टेबल कार्बिन है। ट्रिपलेट कार्बिन में ठीक। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सिंगलेट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सिंगलेट ठीक है। कार्बिन में लीनियर ज्योमेट्री है, ट्रिपलेट में लीनियर ज्योमेट्री है और सिंगलेट कार्बिन में ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री है। ट्रायगोनल प्लेनर है। हाँ ट्रिपलेट कार्बिन पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, सिंगलेट कार्बिन। डायमैग्नेटिक। तो ये आपके कार्बिन्स हैं, ये भी ठीक। इंटरमीडिएट हैं, बहुत रेयर मिलते हैं लेकिन ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है। हाँ तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। क्लियर। जिसमें ठीक। से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस और कार्बोनाइंस, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कार्बीन फ्री रेडिकल है वो कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसको जरा पढ़ लेना एक बार, रिवाइज कर लेना। ठीक है। हाँ यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा उससे पढ़ लेना एक बार। ठीक।